हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम 9th एसएससी बोर्ड का पहला चैप्टर देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री के बारे में। तो देखो, मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है स्टूडेंट आपके सॉल्व के लिए। तो देखो, पहले हम उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पहला चैप्टर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री है। बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, ठीक है। तो कुछ टर्म्स है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे पहला है पॉइंट, ठीक है। आएगा समझ में पॉइंट। तो पॉइंट से हम क्या समझते हैं? पॉइंट का बेसिकली जो यूज है लोकेशंस के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप मैप देखते हैं तो जिसमें जो पर्टिकुलर पॉइंट दिखाता है, मतलब वो बेसिकली क्या देखते हैं आप? लोकेशन देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो पॉइंट का बेसिकली यूज क्या है इन ज्योमेट्री में? लोकेशन के लिए यूज करना, ठीक है। मतलब इसका कोई साइज नहीं होता है, नो साइज, मतलब नो विड्थ, नो लेंथ, नो डेप्थ, ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन, अगर पूछ देगा आपको लिखने के लिए तो आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? अ पॉइंट इन ज्योमेट्री, अ पॉइंट इन ज्योमेट्री इज अ लोकेशन, ठीक है। क्या होता है? पॉइंट इन ज्योमेट्री इज अ लोकेशन। इट हैज नो साइज, इट हैज नो साइज मीन्स दैट इज no length, no width and no depth, ठीक है। ना ही लेंथ होता है, ना ही विड्थ होता है, ना ही डेप्थ होता है, मतलब कोई साइज होता ही नहीं है, ठीक है। नो साइज। और इसको कैसे रिप्रेजेंट? इट इज डिनोटेड बाय डॉट, ठीक है। ये सब डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि पॉइंट का कैसा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय डॉट। और इसको नाम कैसे, जैसे ए बी सी डी ई एफ। जैसे आप गूगल मैप देखते हैं स्टूडेंट तो उसमें पॉइंट दिखाता है, मतलब डॉट दिखाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट को अगर मान लो आप डिफाइन करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हैं। पॉइंट इन ज्योमेट्री इज अ लोकेशंस, इट हैज नो साइज मींस नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो डेप्थ, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय डॉट, ठीक है। डॉट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ? आई थिंक पॉइंट के बारे में आपको पता चल गया कि पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है लेंथ। लेंथ क्या होता है स्टूडेंट? देखो, लेंथ के बारे में बता, ये तो पॉइंट हो गया। अब लेंथ के बारे में, इसको जो नोट करना चाहता है नोट कर सकता है। तो देखो, नेक्स्ट है लेंथ के बारे में, ठीक है। तो लेंथ आप लोगों को पता है लाइन क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है। लाइन के बारे में सबने पहले पढ़ा होगा। लाइन को डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि देखो लाइन को ड्रॉ नहीं किया जा सकता, एग्जैक्ट हम ड्रॉ नहीं कर सकते लाइन को, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है लाइन के बारे में। तो लाइन को हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रेथलेस लेंथ इज नोन एज लाइन, ठीक है। और ब्रेथलेस length is known as line। लाइन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ब्रेथलेस लेंथ इज नोन एज लाइन। लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसा है स्टूडेंट? जैसे ये हो गया, ठीक है। इट हैज नो एंड पॉइंट, मतलब बेसिकली ये प्लेन, जैसे ये बोर्ड है, इस पर हम एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते लाइन। ये तो इधर भी इंक्रीज कर सकता है और इधर भी जा सकता है, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट है ही नहीं स्टूडेंट। आई बात समझ में? लेकिन हमें अपने दिमाग में समझना होता है कि ये लाइन हमने ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन इज नोन। तो ये क्या है? एक स्ट्रेट अगर मान लो हमें मिल जाए प्लेन विथ तुम्हारा ब्रेथलेस लेंथ इज नोन एज लाइन कह सकते हैं हम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे, जैसे ये ए है और ये बी है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी दिस वन। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ये लाइन हो गया। लाइन के ही अंदर आता है रे ऑफ लाइन, ठीक है। लाइन का ही पार्ट है ये रे ऑफ लाइन। रे ऑफ लाइन क्या होता है? अगर मान लो इसको यहां से कट कर लिया जब पर्टिकुलर पी पॉइंट से, तो क्या आ जाएगा आपका? ये तुम्हारा पी और ये बी, ठीक है। तो इसको कैसे कंसिडर करते हैं? पी बी और ये एरो है, ठीक है। मतलब अगर केवल एक इसमें क्या है आपका? एक ही साइड, मतलब ये एक साइड इंक्रीज कर सकते हैं
और यहाँ पे क्या है, दोनों साइड इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब इधर भी बढ़ सकता है इधर भी बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट फिक्स है। ये क्या है, एक पॉइंट फिक्स होगा, मतलब वन एंड पॉइंट होगा, और जो इसका एंड पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है। इतनी बात समझ में आई। किसी भी जैसे रे ऑफ लाइन है उसका जो एंड पॉइंट होगा हमेशा लाइन पॉइंट होता है, पॉइंट। क्लियर है स्टूडेंट? तो वन देखो ये एंड पॉइंट, यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं होता क्योंकि ये आगे बढ़ता हुआ जाता है, तो ऐसी को हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, ऐसे भी हो सकता है, ये देखो इसको भी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे ये जा रहा है, ठीक है, ये क्या है ए और ये तुम्हारा पी, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी पी ए ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये क्या है, रे ऑफ लाइन है। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर है लाइन सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसको हटा देते हैं। जैसे लाइन का ही पार्ट होता है ये, नेक्स्ट होता है जैसे रे ऑफ लाइन हो गया, लाइन हो गया, अब थर्ड होता है लाइन, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है स्टूडेंट, देखो लाइन सेगमेंट, तो अगर मान लो इसको हम ये वाला पार्ट बाहर निकालें, जैसे पी एंड क्यू, जैसे ये वाला पार्ट, ठीक है, पी एंड क्यू, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। मतलब इसकी डेफिनेट लेंथ होती है, इसके क्या होता है, टू एंड पॉइंट होते हैं, मतलब इसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होता है। ठीक है, इसमें केवल इनिशियल पॉइंट है था, फाइनल पॉइंट नहीं पता था। इसमें ना ही इनिशियल, लाइन में क्या होता है, ना ही इनिशियल पॉइंट होता है ना ही फाइनल पॉइंट होता है। ठीक है, आई बस इसमें वन इनिशियल पॉइंट होता है, इसमें इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों होते हैं, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट दोनों होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। मतलब इसकी डेफिनेट लेंथ होगी, बट इन दोनों की डेफिनेट लेंथ नहीं होगी। एग्जैक्ट लेंथ हम नहीं बता सकते कितना ये बड़ा लाइन हो सकता है या कितनी बड़ी ये रे हो सकती है, बट एक लाइन जो सेगमेंट होता है उसकी डेफिनेट लेंथ होती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी क्यू, ठीक है, तो ये हमारा लाइन, इसके कितने एंड पॉइंट हैं, मतलब दो पॉइंट कितने हैं, 1 और 2, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है इसके। इतनी बात समझ में आई। लाइन सेगमेंट आपको समझ में आ गया। लाइन सेगमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन रे ऑफ लाइन को हम एक मतलब ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में अपने फाइनाइट लेवल तक, इनफाइनाइट लेवल तक वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, और लाइन में क्या होता है, ना ही उस इनिशियल पॉइंट होता है ना ही फाइनल पॉइंट, मतलब दोनों तरफ से कहीं भी उसको बढ़ा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब प्लेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये तो हटा देते हैं। आई थिंक सब बच्चों को समझ में, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए सब छोटी छोटी बातें। अब प्लेन क्या होता है, प्लेन मतलब प्लेन के बारे में अब अगर हम बात करना चाहें, जैसे पॉइंट हो गया, एक प्लेन हो गया, लाइन हो गया, तो देखो प्लेन जो होता है, ठीक है, प्लेन सरफेस, देखो प्लेन मतलब सरफेस की बात कर रहा है, जैसे यही बोर्ड है। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अ प्लेन हैज बाउंड्री, मतलब जो जो जिससे मतलब ये बोर्ड है इसकी बाउंड्रीज है कुछ, मतलब इट कंटेन लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, समथिंग, तो ये प्लेन के में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, प्लेन की सरफेस का हो सकता, मतलब सर्कुलर भी होता है, कर्व भी हो सकता है प्लेन, तो कैसा भी हो सकता है। ठीक है, ये प्लेन किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट कंटेन लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो ये प्लेन की डेफिनेशन है। आई बात समझ में? क्लियर है स्टूडेंट? तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास नेक्स्ट है, अगर मान लो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4, ये सारे पॉइंट्स है तुम्हारा, -1 -2 -3, ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर मान लो इन दोनों पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे। तो जैसे मान लो ये बहुत सारे लाइन, ये लाइन दे रखा है, उसके ऊपर पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे A B C D E, ठीक है, F G H, ये दे रखा है हमारे पास। तो मतलब इन दोनों के बीच में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जैसे हमें B और तुम्हारा C के बीच का डिस्टेंस बताना है, B और C का, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है, D फॉर डिस्टेंस और BC मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C। तो क्या काम करते हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर हमें निकालना, मतलब ये पॉइंट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, C माइनस A करना पड़ेगा, मतलब राइट माइनस लेफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, या बिगर लार्जर कोऑर्डिनेट, देखो
लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मतलब लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट मतलब 2 - 1 क्या होगा 1। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 1 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। या राइट कोऑर्डिनेट माइनस लेफ्ट कोऑर्डिनेट मतलब जो राइट से हमेशा लेफ्ट को माइनस करेंगे, क्योंकि राइट वाले में हमेशा देखो राइट वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होती है और लेफ्ट वाली वैल्यू हमेशा छोटी होती है, मतलब ऐसे इंक्रीज करता है। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये देखो -1 -2 ये डिक्रीज हो रहा है और ये इधर इंक्रीज होता है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर या राइट कोऑर्डिनेट माइनस लेफ्ट कोऑर्डिनेट ये भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो आप निकाल सकते हैं, ये पता होना चाहिए राइट माइनस लेफ्ट करना होता है, ठीक है। तो उनके बीच का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं स्टूडेंट। आई बात समझ। तो मैंने कुछ क्वेश्चन ये लिख रखा है, आपके ही बुक का क्वेश्चन है, तो इसको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, तो जिससे आपका स्ट्रॉन्ग और भी मजबूत हो जाए, मतलब जो कॉन्सेप्ट होगा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई बात समझ में। तो देखो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो यहां पर देखो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना है। तो पहला है बीई, ठीक है। बी की डिस्टेंस बात करना है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन बीई। बी पॉइंट क्या है ये है और ई पॉइंट क्या है 5। तो यहां पे देखो, तो हमने अभी क्या बताया स्मॉलर मतलब लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए क्या करना है, देखो लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो ई के ऊपर क्या है, ई पर पॉइंट्स क्या है 5 है, माइनस और बी पर क्या है 2 है। तो फाइनली हमें क्या देगा 5 - 2 3। तो डिस्टेंस बिटवीन बीई जो आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। 2 जो भी यूनिट 2 यूनिट 3 मतलब 3 यूनिट, ठीक है 3 यूनिट। आई बात समझ में। जो भी अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर यूज करना है, ठीक है। अब यहां पर देखो जे ए के बीच में, देखो जे ए के बीच में जे ये रहा और ए ये रहा। तो देखो राइट माइनस लेफ्ट मतलब पहले ये वाला पॉइंट आएगा 1 माइनस, फिर जे का कितना है -2 है कि नहीं है 1 माइनस, ठीक है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट 1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 और ये 3 आएगा। तो देखो जे ए के बीच में जो डिस्टेंस होगा कितना होगा 3 यूनिट्स होगा, ठीक है 3 यूनिट। अब देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 ऐसे देखने में लग रहा है, ठीक है। ये तो हमने लाइन बना दिया है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। अगर मान लो कभी ऐसे डायरेक्ट पॉइंट दे देगा, मतलब पॉइंट दे देगा ये लाइन नहीं बना के देगा, तो कैसे करेंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए स्टूडेंट कि राइट कोऑर्डिनेट माइनस लेफ्ट कोऑर्डिनेट करना या लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट करके डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। तो अब देखो जिससे इसको निकालना पीसी के बीच का डिस्टेंस निकालो, पी और सी। तो मतलब हम क्या करेंगे राइट माइनस लेफ्ट करेंगे। तो सी पर कितना है 3 है 3 और पी पर कितना है -4 है -4। तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा 3 और देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, +4 = 7 यूनिट आ जाएगा। यह 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस पी और सी के बीच। देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। सी के बीच में निकालना। अब देखो जेएच के बीच में निकाल सकते हैं आप जेएच। तो देखो जेएच के बीच में क्या होगा जेएच, जे यहां पर है और एच ये है। तो देखो इनके बीच का डिस्टेंस निकालो। वैसे देखने पर 1 लग रहा है, 1 तो आएगा ही आएगा उनके बीच का डिस्टेंस, क्योंकि अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं आएगा। ये याद रखना है स्टूडेंट। अगर किसी का डिस्टेंस अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब उसने कैलकुलेशन गलत किया है स्टूडेंट, माइनस प्लस की गड़बड़ी हुई है उसके साथ, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखो जितना भी हम डिस्टेंस निकालेंगे सब पॉजिटिव आने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। और ऐसा लगता है कि किसी का अगर डिस्टेंस नेगेटिव है इसका मतलब उसने कैलकुलेशन गलत किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जेएच के बीच में राइट माइनस लेफ्ट करेंगे तो -1 और ये क्या होगा -2, ठीक है -2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा -1 और ये माइनस में प्लस हो जाएगा +2। तो क्या देगा ये 1 यूनिट। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन केओ के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो देखो
ओ ये रहा और के ये रहा, तो देखो ये राइट माइनस लेफ्ट कर, या 0 तो -3 से बड़ा ही है, मतलब लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो 0 -3, तो देखो 0 -3, इतनी बात समझ में आ रही। तो देखो -1 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 0 + 3, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 3 यूनिट मिलेगा। क्लियर है, आई बात समझ में। अब देखो ओ ई, देखो ओ ई, तो देखो ओ ई में क्या मिलेगा, देखो लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, मतलब क्या मिलेगा 5 - 0, ठीक है। 5 - 0 क्या हो गया 5, ठीक है, 5 यूनिट आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा। पीजे, ठीक है, पीजे, तो पीजे में क्या है, पीजे में कैसे निकालेंगे, -2। यहां पर बच्चे बड़ी गलती करते हैं, माइनस प्लस में बहुत गड़बड़ी होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रहे आपको कैसे करना है। पीजे मतलब राइट माइनस, मतलब लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, -2 से -4 तो बड़ा ही है ना, ठीक है, मतलब -2 यहाँ पर बड़ा है -4 से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा -4, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -2 और ये -1 +4, तो क्या आ जाएगा 2 यूनिट आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब ये देखो QB, तो देखो Q ये रहा, B ये रहा, तो राइट माइनस लेफ्ट करेंगे, तो B पर कौन सा पॉइंट है 2, माइनस Q पर कितना है -5 है, -5, तो क्या आ जाएगा 2 + 5 कितना हो जाएगा 7 यूनिट आ जाएगा। मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो, QB के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7 यूनिट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो QB के बीच का देखो, वैसे भी देख लेते हैं प्रैक्टिकली, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट आएगा। आई बात समझ में स्टूडेंट। देखो और भी क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन सेकंड है स्टूडेंट, ये दे रखा सेम उसी तरह दे रखा, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया है। दे रखा इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स है एंड दैट बी इज वाई, मतलब ये पूरा ये जो दे रखा हमारे पास, ये ए कोऑर्डिनेट है और ये बी कोऑर्डिनेट है, ठीक है, मतलब ये पूरा ए का काम कर रहा है, एक्स की जो वैल्यू है ए के लिए काम कर रहा है और जो बी की वैल्यू है वो वाई के लिए काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ए बी बताना है, तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो यहाँ पर हमने अभी बताया था लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो दोनों में लार्जर कौन सा, देखो हमने अभी बताया लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अभी हमने बताया था लार्जर, इन दोनों में लार्जर कोऑर्डिनेट कौन सा है 7 है, ठीक है, 7 - 1, तो फाइनली हमें क्या मिल गया 6 मिल गया। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू 6, ठीक है, जो भी यूनिट्स, और कभी हमारा डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। ये तो पहला हो गया। सेकंड के लिए देखो ए इक्वल टू कितना है हमारे पास 6 एंड बी इक्वल टू कितना है हमारे पास -2 है, तो इसमें ग्रेटर कौन सा है 6 है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना हो जाएगा, लार्जर माइनस स्मॉलर होता है, तो बड़ा कौन सा इसमें 6 है, तो 6 माइनस बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे -2, तो फाइनली में क्या आएगा 6 + 2 मतलब 8 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात है, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू 8 यूनिट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये आ गया हमारा, ठीक है, सेकंड के लिए हो गया। अब देखो थर्ड के लिए, अब यहाँ पे देखो ए क्या है हमारे पास -3, ए इक्वल टू क्या है -3, बी इक्वल टू कितना है 7 है। इतनी बात समझ में आ रही है। वाई कोऑर्डिनेट क्या हमारा बी का काम करेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना हो जाएगा, मतलब लार्जर माइनस स्मॉलर, तो लार्जर कौन सा इसमें 7 है, 7 माइनस -3, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा 7 + 3, तो मिल गया 10 मिल गया। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए बी जो आएगा 10 यूनिट आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी 10 यूनिट, क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट बाकी वाले रिमेनिंग वाले, जो स्टूडेंट खुद से सॉल्व करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी कर देते हैं स्टूडेंट। तो देखो नेक्स्ट
ये क्या है हमारा 4th है। तो यहाँ पे देखो a क्या है हमारे पास, a -4 है, a -4, b क्या है हमारे पास -5 है स्टूडेंट, ठीक है। a क्या हमारे पास -4 है एंड b क्या है हमारे पास तुम्हारा -5 है। अब स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन में पड़ते होंगे कि मतलब ये कौन सी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें बड़ी वैल्यू जो है -4 है, तो नेगेटिव साइन देखो, जो भी वैल्यू होगी जिसके साथ नेगेटिव साइन है उसमें कम वाली वैल्यू हमेशा बड़ी वैल्यू होती है। जैसे मतलब देखो, जैसे क्या होता है 0, -1, -2, -3, -4, -5। तो देखो ये वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखो ये जो -1 है -2 से बड़ा है, ठीक है। -2 जो है -3 से बड़ा है, -4 जो है -5 से बड़ा है। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जहां पर देखो अगर मान लो हमारे पास 5 > 4 है, ठीक है। अगर मान लो इनके साथ माइनस अगर लग गया, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 और ये -4, तो ये साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर माइनस साइन से दोनों से मल्टीप्लाई कर दें तो वो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। तो ये -4 जो होगा -5 से बड़ा हो जाएगा। अदरवाइज ये क्या था, बड़ा था। अगर नेगेटिव साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो छोटी वाली वैल्यू बड़ी बन जाती है, ठीक है। तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो इसको आप समझ लिए कि क्या है। तो देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना हो जाएगा, ए बी बिगर माइनस स्मॉलर, तो बिगर कौन सी है -4, स्मॉलर कौन सी है -5। तो ये क्या हो जाएगा -4। बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन में पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान रहे। तो क्या हो जाएगा, और डिस्टेंस कभी भी आपका डिस्टेंस निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कैलकुलेशन आपका गलत है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 यूनिट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो ये वाला कर लेते, ये तो हो गया हमारा 5th वाला। देखो 5th वाला, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास -3, a की वैल्यू कितनी है -3, और b कितना हो जाएगा -6, ठीक है। अब इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, -3 है, ठीक है। -3 क्या है यहाँ पर बड़ी वैल्यू है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, बहुत बच्चों को तो पता नहीं होता बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये देखो बड़ी बिग माइनस स्मॉलर, तो बिग कौन सी है -3, और स्मॉलर वैल्यू कौन सी है -6 है। तो क्या हो जाएगा -3 और ये -6 और ये आ जाएगा 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना होगी, तो फाइनली हम लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू 6, मतलब ये कितना हो जाएगा 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं 6 वाला। तो a इक्वल टू कितना है यहाँ पर 3 है, मतलब सॉरी a इक्वल टू कितना है 4 है। जो भी x की वैल्यू होगी वो a कोऑर्डिनेट का काम करेगा, ठीक है। कितना हो गया 4, b कितना होगा, b हमारे पास -8। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तब क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो क्या होगा बिगर माइनस स्मॉलर। तो बिगर कौन सी है इसमें 4 है, 4 तो सामने दिख रहा है 4 है। तो ये 4 -8, क्लियर है। तो 4 -+ मतलब 12 हो गया। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू 12 यूनिट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। देखो तो सबने हमने सारे डिस्टेंस निकाला, कोई भी नेगेटिव नहीं हुआ। क्लियर है स्टूडेंट, आई थिंक सब बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है आपका कोलिनियर पॉइंट का आता है स्टूडेंट, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट, इसके बारे में इसको मिटा दे, जिसको नोट करना नोट कर सकता है स्टूडेंट, ठीक है। देखो कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है 2 or more points lie on the same line, मतलब ऐसे 3 पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं उसको हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, जैसे A, B एंड C, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो A, B, C मतलब इन तीनों लाइन अगर मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे पड़ रहा है तो उसके लिए कंडीशंस होती हैं। डिस्टेंस बिटवीन, देखो डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए सी, डिस्टेंस बिटवीन ए सी, ठीक है। तो ये अगर कंडीशन होल्ड हो रही है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर मान लो ये नहीं आ रहा, सपोज करो नहीं आ रहा, इफ डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए सी, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, पॉइंट कोलिनियर। मतलब ये कंडीशन आ रही है, इफ this one distance between AB plus distance between BC equal to distance of AC, then points are collinear. Then points A, B and C are collinear.
कोलिनियर। ठीक है, अगर मान लो ये कंडीशन आ रही है किसी भी डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी इक्वल टू डिस्टेंस नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए सी, हम कह सकते हैं देन पॉइंट्स A, B and C are non-collinear points, collinear points। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अगर मान लो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं तो डिस्टेंस निकाले तो आगे आएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई, तो मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो थर्ड क्वेश्चन में यही करना है, आपको बताना है कौन सा पॉइंट, मतलब कौन से पॉइंट कोलिनियर है, कौन से कोलिनियर नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो अब हम आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हो सके तो आप जो आपके बुक के क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ये देन लिखा हुआ है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।